नमस्कार, बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत करते हैं सियासी खबरों के साथ। दरअसल सियासी सुरमाओं की खबर आपको बताएंगे जो चुनावी मौसम आते ही मौसम वैज्ञानिक बन जाते हैं और अपने हित के लिए पार्टियां छोड़ने और नई पार्टियों का दामन थामना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंडित सुखराम की, जो बीते दिनों हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद अब लोकसभा चुनाव से ऐन पहले एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। सुखराम इसे अपनी घर वापसी बता रहे हैं और सियासी समर में सुखराम की वापसी कांग्रेस को भी फायदे का सौदा लग रही है। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। पंडित सुखराम के लिए ये कहावत बिल्कुल सही बैठ रही है। पंडित सुखराम हिमाचल की राजनीति का एक ऐसा ही चेहरा है जो चुनावी दौर में चर्चा में रहता है। पोते को टिकट दिलाने की मोह में पंडित सुखराम फिर से कांग्रेस में पहुंच गए। जी हां, सुखराम और उनके पोते आश्रय शर्मा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। दरअसल सुखराम काफी समय से अपने पोते आश्रय शर्मा के लिए बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने टिकट सिटिंग सांसद रामस्वरूप शर्मा को दी, जिसके बाद पंडित सुखराम ने फिर अपना गिरगिट अवतार ले लिया। पंडित सुखराम जी के, हमारे युवा साथी आश्रय शर्मा जी के कांग्रेस पार्टी का दामन थामने से न केवल हिमाचल प्रदेश परंतु पूरे उत्तर भारत में एक बहुत बड़ी ताकत कांग्रेस के साथ जब आएगी और आज आ गई है, तो बहुत बड़ी ताकत और बल कांग्रेस पार्टी को हिमाचल और पूरे उत्तर भारत में मिलने वाला है। राजनीतिक जीवन मेरा कांग्रेस पार्टी में बीता और आज राहुल जी की कृपा से फिर मैं घर पे आ गया हूँ। कांग्रेस में शामिल होते ही पंडित सुखराम ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया और खुद के पार्टी बदलने का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश के 68 सीट्स हैं और 68 सीट में मैंने जब भाजपा ज्वाइन की तो उनको 44 सीट्स मिली। जब 44 सीट्स मिली तो मैं पार्टी का मेंबर नहीं था, तब नहीं उनको याद आया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सुखराम ने मौका देखते ही पाला बदला हो। इससे पहले विधानसभा चुनाव में मौके की नजाकत को देखते हुए सुखराम परिवार ने हाथ का साथ छोड़कर कमल थामा था और अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिर से बीजेपी के सुखराम कांग्रेसी हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। वहीं पिता और बेटे की कांग्रेस में शामिल होने के बाद अनिल शर्मा ने कहा कि अगर सरकार चाहेगी कि वो इस्तीफा दें तो वो इसके लिए तैयार हैं। अनिल शर्मा जयराम सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अनिल शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज ने। पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम और उनके पोते आश्रय शर्मा ने विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस वक्त हमारे साथ आश्रय शर्मा जी के पिता, राज्य सरकार में जो ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा जी, वो मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी? क्योंकि इस प्रक्रिया में मुझे तो इसमें मालूम नहीं है कि किस तरीके से घटनाक्रम हुए हैं दिल्ली के अंदर। बाकी एक बाप हूँ, बाप की नज़र से बेटे को शुभकामनाएं दे सकता हूँ। अगला अब आपका क्या स्टैंड रहेगा? आप अभी बीजेपी के विधायक हैं और राज्य सरकार में आप कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो आपकी तरफ से अब आगे को क्या है? आप पार्टी में बने रहेंगे या आपका भी कोई फ्लक्चुएशन का है? नहीं, अभी तो देखो कि क्योंकि यहाँ पर मुझे विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनकर मेरे को जो है सरकार के अंदर भेजा गया था और एक विश्वास मेरी जनता ने मुझे प्रकट किया था और एक मेरा भी मन में थी कि हमारे ये मुख्यमंत्री जो हैं जो इस काम करेंगे तो इससे मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर विकास के हम और काम कर पाएंगे और इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी में ही रहकर ये काम करवाना है। और जहाँ तक मुझे सरकार के अंदर की बात है, मैंने कह दिया है कि सरकार उचित समझे तो मुझे जो है जब भी कहेंगे मैं रिजाइन करके जो है सत्ता से बाहर, सरकार से बाहर चला जाऊंगा। ये अनिल शर्मा जी थे जिन्होंने न्यूज़ 18 के माध्यम से अपनी बात रखी, स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रचार ये किसी के लिए नहीं करेंगे क्योंकि एक तरफ बीजेपी होगी जिसके ये विधायक हैं और दूसरी तरफ जो है इनका बेटा होगा जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इतना इन्होंने जरूर कहा कि अगर सरकार चाहती है तो ये सत्ता से बाहर होने के लिए तैयार है, लेकिन एक भाजपा विधायक के नाते ये जनता की सेवा करते रहेंगे।
न्यूज 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज। दरअसल आयाराम गयाराम का ये सिलसिला हिमाचल में ही नहीं हरियाणा में भी जारी है। हरियाणा में इनेलो को एक और झटका लगा है। हथीन से विधायक केहर सिंह रावत बीजेपी के कुनबे में शामिल हो गए हैं। वहीं पैरालंपिक में पदक विजेता दीपा मलिक ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव के लिए जोर आजमाइश जारी है। इस मौके पर जहां नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है, वहीं खिलाड़ी और सेलिब्रिटी भी अपनी पसंदीदा पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सोमवार को पद्मश्री पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली दीपा मलिक ने बीजेपी का दामन थामकर नई पारी का आगाज कर दिया। आज एक विशेष दिन है जब दीपा मलिक जैसी शख्सियत ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की है और अपनी सारी जिंदगी जिन्होंने संघर्ष किया है, संघर्ष करके देश में नहीं बल्कि दुनिया में एक मुकाम तय किया है। पार्टी केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से नवाजा है। आप खेल की दुनिया में बहुत बड़ा अवार्ड अर्जुन अवार्ड है, अर्जुन अवार्डी हैं। ओलंपिक की जब मैं तैयारी कर रही थी तो हमें बराबर का बिना किसी भेदभाव ट्रेनिंग करने का मौका दिया गया और शायद 70 साल के भारत के इतिहास में मैं पहली भारतीय महिला पैरालंपिक से मेडल लाने वाली तभी बन पाई जब ऐसा योगदान दिव्यांगों के प्रति हुआ। उधर बीजेपी ने इनेलो को एक और बड़ा झटका दे दिया है। हथीन से इनेलो के विधायक केहर सिंह रावत ने अब बीजेपी का चोला ओढ़ लिया। पलवल जिले के हथीन हलके से इंडियन नेशनल लोकदल के अभी वर्तमान में विधायक केहर सिंह जी ने हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के कामकाज को देखते हुए उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि अब भारतीय जनता पार्टी में आए और ज़्यादा उत्साह से, ज़्यादा मेहनत से, ज़्यादा बड़ी समर्थन से नरेंद्र भाई मोदी जी की केंद्र में सरकार बनाने में अपना योगदान करें। ऐसे केहर सिंह जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं दोनों के समक्ष और पत्रकार बंधुओं के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता हूं। चुनाव सिर पर तो सियासतदान अपनी महफूज जगह तलाशने में जुट गए हैं और चुनाव तक आगे आगे देखिए होता है क्या। दिल्ली से पंकज कपाही, न्यूज 18 हरियाणा। तो वहीं पार्टी छोड़ने वाले विधायकों को धोखेबाज बताते हुए सिरसा से इनेलो सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी ने निशाना साधा और उन्हें नमक हराम करार दे दिया। नमक हरामी बंदे पैदा हो जाते जो किसी पार्टी तो वो पार्टी का सोचते नहीं, आपदे घर का सोचते। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ मैं कहना कि उन्होंने ਜਿਹੜਾ कैरीयर ਸੀ ਜਿਹੜਾ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की यह क्लास है, यूनीवर्सिटी है, इतों लीडर बनते हैं, इतों लीडर बन के और पार्टी में धोखा दे के जो किसी दूसरी पार्टी जाते मैं समझागा कि उस पार्टी भी वो नाश करनगे, जाके वो फायदा नहीं करनगे। कोई ये फिरकू लोग आ, ये मतलबी जो लोग ने जिहड़े वो पार्टी जाते हैं, ऐसे मतलब लोगों को जो कोई पार्टी लड़ाऊगा मैं समझागा वो भी पार्टी अच्छी तरीके नाल चलती नहीं। कोई यह जी स्वार्थ बंदा किसी इस पार्टी को धोखा दिंदा तो मैं समझागा वो बंदा बहुत घटिया इंसान हुंदा जिहड़ा पार्टी छड्डदा है। वहीं राज्य मंत्री नायब सैनी ने कहा कि केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए दूसरे दलों के कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और आने वाले दिनों में कई और नेता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इसके लिए इनेलो से लेकर कांग्रेस समेत तमाम सियासी दलों के नेता उनके संपर्क में हैं। और बहुत कुछ आना बाकी है, अभी और बहुत लोग कतार के अंदर हैं, लाइन के अंदर हैं। मैंने जैसा कहा है कि मनोहर लाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर के व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और हमने स्पष्ट रूप से यह बात कही है कि बिना शर्त व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो ले रहे हैं। कांग्रेस के भी काफी लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं और भी लोग संपर्क में हैं। तभी उनके प्रभारी महोदया ने एक बस का इंतजाम किया कि सारे के सारे लोग वो बस में। तो महासमर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना वाला मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। राहुल ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार देश के 20% गरीबों को हर साल 72,000 रुपए सालाना की आय सुनिश्चित करेगी और कांग्रेस ने इस योजना को न्याय का नाम दिया है। आखिर क्या है राहुल की ये नई योजना, देखिए जरा।
चुनाव से पहले राहुल का मास्टर स्ट्रोक। शौक मत होना, अभी धमाका बटने जा रहा है। जीत के लिए राहुल की न्याय स्कीम। 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। कांग्रेस का गरीबी हटाओ प्लान। ये 21वीं सदी में हिंदुस्तान से गरीबी को मिटाना है, खत्म करना है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए कि 21वीं सदी में इस देश में गरीब लोग। दावा गरीबी को हिंदुस्तान से मिटाने का। दावा ऐसी योजना दुनिया के किसी भी देश में लागू नहीं है। दावा 25 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। दावा अब हर गरीब के साथ न्याय होगा। ऐसा दाव जिसे पार्टी जीत की गारंटी मान रही है, दिल से दल तक की दस्तक मान रही है। पहले चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस ने वोटर्स को लुभाने के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुताबिक योजना के तहत 20% गरीब परिवारों के खाते में हर साल सीधे 72,000 रुपए दिए जाएंगे। 72,000 रुपए सालाना इनकम। 20% गरीबों को आय गारंटी का लाभ। 5 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ। 25 करोड़ लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। 3,60,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुताबिक न्याय स्कीम योजना का मकसद लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करना है। इसके तहत हर गरीब परिवार की मासिक कमाई 12,000 रुपए तक पहुंचाई जाएगी। न्याय स्कीम कैसे करेगी काम? उदाहरण के लिए अगर आपकी आय 7,000 रुपए मासिक है तो फिर कांग्रेस सरकार की ओर से आपको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर आपकी मासिक आय 2,000 रुपए है तो कांग्रेस की सरकार आपको 10,000 रुपए देकर 12,000 रुपए की न्यूनतम आय की श्रेणी में लाने का काम करेगी। अगर आपकी न्यूनतम आय 12,000 रुपए को पार कर जाती है तो आप इस सुविधा के हकदार नहीं रहेंगे। न्याय स्कीम से पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। ऐसे में बैंक के पास ऑनलाइन सभी जानकारियां होंगी। आसान भाषा में समझे तो जिन लोगों की मासिक कमाई 12,000 रुपए से कम है, उन्हें सरकार एक मोटी रकम की मदद करेगी। चुनावी मौसम में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर होता है, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेल बीजेपी की चिंता तो जरूर बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इधर राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेला तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने न्याय स्कीम को लेकर कांग्रेस को घेरा और कहा कि झूठे वादे करना कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है। उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा। गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं, वो भी उनका इतिहास नहीं रहा। योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है। गरीबी के नाम पे 50 साल तक इस देश को गुमराह किया है। अगर वो नारा देने के बाद भी और उसको अपना कार्यक्रम मानने के बाद भी आज आपको लगता है कि 20% लोग हर 5 में से एक उस स्तर पे हैं जिसके पास 12,000 की भी आमदनी नहीं है, तो 1971 के बाद 48 वर्ष हो चुके हैं। उस 48 साल में से 2/3 आपकी सरकार रही है। So the cross hangs on your neck
for letting down the poor of this country. और हरियाणा कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी को लेकर कांग्रेस मंगलवार से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। यात्रा से पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने गुरुग्राम में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और परिवर्तन यात्रा को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। इस दौरान अशोक तंवर ने कार्यकर्ताओं से सुझाव भी लिए कि यात्रा को सफल बनाने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है। हालांकि गुटबाजी पर अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, हाईकमान जो भी फैसला करेगा वो उसके लिए तैयार है। हालांकि इस दौरान वो बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने समाज को तोड़ने का काम किया है, विकास को भूलकर सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए। 26 मार्च से शुरू होकर के हमारी 6 दिन की परिवर्तन बस यात्रा गुरुग्राम की इस ऐतिहासिक धरती से उसकी शुरुआत होगी। जहां से गुरुग्राम की धरती की शुरुआत होगी, वहीं से इस यात्रा की शुरुआत होगी और सब साथियों ने अपनी कमर कस ली। ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में एक असली कील का, ये कील उस ताबूत में ठोकने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व उभर नहीं पाएगा। उधर राज्य मंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर चुटकी ली और कहा कि आज कांग्रेस के पास चुनाव लड़वाने के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। जो नेता बस के अंदर कांग्रेस के सवार होंगे उनके लिए एक हेलमेट की भी आवश्यकता वो पड़ेगी भी, कहीं ऐसा ना हो कि बस के अंदर ही वहां पर कोई छुटवाने वाला भी ना मिले और दिक्कत खड़ी हो जाए। तो हेलमेट की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी महोदय ने ये सुझाव दिया है तो उसके लिए करनी चाहिए। जो सपना चौधरी का जो प्रकरण हुआ है, उस प्रकरण के अंदर पता नहीं उन्होंने कब की फोटो वो वायरल की है और उस स्वयं सपना चौधरी ने कहा कि ये तो मेरी पुरानी फोटो थी। इनको लोगों को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, लोग इनकी टिकट के ऊपर आज चुनाव लड़ना नहीं चाहते, लोग इनकी टिकट को लेना नहीं चाहते, उसको छोड़ करके भाग रहे हैं कि कौन मरे सांप को गले में पाएगा। ऐसी स्थिति कांग्रेस की। खबर सफीदों से, जहां कालवा गांव में हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक एक शख्स की हत्या के बाद शव को तारकोल की फैक्ट्री में डाल दिया गया। हत्या का खुलासा तब हुआ जब हत्या के 1 सप्ताह बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। मामला कालवा गांव का है, जहां 2 पक्षों के बीच झगड़े में कई लोग घायल हो गए, जबकि झगड़े के बाद एक शख्स लापता हो गया था। लेकिन रविवार रात तारकोल फैक्ट्री में शव मिलने के बाद मामला साफ हो गया। कल तारकोल वाले उसको जो पेंट है उसको रितवाया, खाली करवाया और उसमें देखा कि वही उसकी डेड बॉडी उसी में मिली है।